ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा मुद्दा है बड़ी बात में वो यही कि जो हरियाणा सरकार जो विदेशों में दौरे किए हैं निवेश को लेकर या जो यहां समिट करवाए हैं, प्रवासी सम्मेलन करवाए हैं, उससे हरियाणा को क्या मिला है। अत्रे साहब कुछ बोल रहे थे, वापस होने के बाद चलते हैं। अत्रे साहब देखिए सर मित्र, जैसे मैंने बताया कि 14,000 तालाबों की सफाई करेगी विदेशी कंपनी। क्या हमारे देश की कंपनी तालाबों की सफाई नहीं कर सकती? क्या हमारे यहाँ नहीं ये काम? और हम पिछले देखो ग्रामीण परिवेश के अंदर हजारों साल से हम ये करते आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बू आती है। ठीक है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बात चल रही थी उद्योग, बड़े उद्योग। देखिए हरियाणा प्रदेश में जितने बड़े उद्योग आज काम कर रहे हैं, हाँ। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, ठीक है, हरियाणा में उद्योग आए। और बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ, जर्मन में इस तरह का रोड शो किया था चौटाला साहब ने। उस वक्त नोकिया और मर्सिडीज दो कंपनी के साथ एमओयू हुआ साइन, और जब तक वो मैच्योर होता सरकार चलेगी, कांग्रेस की सरकार आ गई। आपको याद होगा हुड्डा साहब का एक बयान भी आया था कि मर्सिडीज को हमने लैंड अलॉट कर दी है, अब मर्सिडीज कारें हरियाणा में बनेंगी। लेकिन वो मर्सिडीज की कारें बन रही हैं तमिलनाडु में। सरकार उसको मैच्योर नहीं कर सकी। वो नोकिया आज बन रहा है हैदराबाद में, सरकार उसको मैच्योर नहीं कर सकी। देखिए इच्छा शक्ति, नियत और नीति बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, जब हम तथ्यों की बात करते हैं, तो यह देखना बड़ा जरूरी होता है कि आप 10 साल अगर कांग्रेस की कार्यकाल रहा तो 10 साल में कौन कौन सा बड़ा उद्योग प्रदेश में आया। अगर वो बताया जाए तो प्रदेश की जनता को पता लगेगा कि आपकी बड़ी अचीवमेंट ये थी कि आप बड़ा उद्योग यहाँ पे लेके आए हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे कार्यकाल में आए। और रही बात, जैसे अभी चौहान साहब एक जिक्र कर रहे थे, देखिए चौहान साहब, इसको में किसी को कोई एतराज नहीं है कि आप विदेश गए हैं, आप वहां पे रोड शो किया है, आपने निवेशन को अट्रैक्ट किया, लेकिन जमीनी धरातल पे वो सच्चाई नजर आनी चाहिए। ठीक है। लगभग 3.25 साल में अभी तक कहीं कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, और जिसको आप मान भी नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम कहें कि आप प्रदेश की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई के ऊपर मौज मस्ती करने जाते हैं। ठीक है, तो रियलिटी नजर आए वो। बिल्कुल आऊंगा चौहान साहब। रंजीता मेहता जी के पास चलते हैं। रंजीता मेहता जी, आप कह रही हैं कि हमने बहुत कुछ किया था, लेकिन आप आंकड़े भी लेकर आए हैं, लेकिन ये भी बात सामने आती है कि आप ही की सरकार के समय, हुड्डा सरकार जब थी, तो मारुति का जो दूसरा प्लांट लगना था वो यहाँ की बजाय गुजरात चला गया था। तो मतलब उस समय भी ऐसा माहौल नहीं था जो आज तक शायद आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं बना है। देखिए जो यहाँ से चला गया वो तो गिनवा रहे हैं, जो यहाँ पे आया उसकी फेयर लिस्ट में आपको देना चाहूंगी। ठीक है। सबसे पहले तो जो माहौल की बात हो रही है, जब बीजेपी के खुद के मंत्री ये बात बोलते हैं कि अफसरशाही जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर हावी है, अफसरशाही भ्रष्ट है, तो ये स्टेटमेंट्स क्या फॉरेनर इन्वेस्टर नहीं सुनता या क्या वो यहाँ की न्यूज नहीं देखता? यही कारण है कि वो पीछे हाथ खींच लेते हैं और जो एमओयू साइन करके जाते हैं वो किताबों में और कागजों में बंद रह जाते हैं। और जहां तक आंकड़ों की बात है, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमने इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया हुआ था कि हरियाणा जो है वो पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था उस समय। इससे चौहान साहब या जो अत्रे साहब है इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, उस समय हमने इतना फ्रेंडली यहाँ पे एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था कि कोका कोला, डेल, IBM जैसी कंपनियां जो थी इतनी फ्लरिश कर रही थी यहाँ पे अपना बिजनेस। और आज ये कहते हैं कि एक दिन में निवेश नहीं आता, एक दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता। तो ये बात तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवीण अत्रे जो उनको स्वीकार करनी पड़ेगी कि 13 साल से वो सत्ता से बाहर है। 13 साल में हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। आज गुड़गांव का कंपैरिजन वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में होता है। वहां की जो रोड्स हैं, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पिछले 2.5-3 साल में नहीं खड़ा हुआ, वो हमारे टेन्योर में ही खड़ा हुआ है। और जो बिजनेसेस बड़े उद्योगों की बात करते हैं और छोटे उद्योगों की बात करते हैं, अगर पिछले 5 साल का टेन्योर लेते हैं तो टोटल 66,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हरियाणा का, और 1 लाख करोड़ की पाइपलाइन पूंजी निवेश जो था वो हम पाइपलाइन में छोड़ के गए थे। अगर उसमें से हम विदेशी निवेश की बात करते हैं तो 9629 करोड़ एग्जैक्टली 5 सालों में विदेशी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर लेकर आए थे। जब आंकड़ों की बात करते हैं तो आप आंकड़ों में कीजिए ना। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने जितने भी एमओयू साइन किए थे उसमें से बताइए तो सही कितने मैच्योर हुए, कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई। तब आपके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। मैं जो बात कर रही हूँ, चाहे वो बड़े उद्योग है चाहे वो छोटे उद्योग हैं, एग्जैक्टली बाय फिगर्स इन करोड़ आई कैन टेल यू कि कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ था और किस हालात में हम हरियाणा को छोड़ के गए थे, और आज इन्होंने किस हालात में। 2 लाइनों में जवाब अत्रे, सबसे 2 लाइनों में। फिर 2 चीजें, एक तो बहन रंजीता जो है इन्होंने कोका कोला का जिक्र किया। पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, कोका कोला अकेले हरियाणा में नहीं पूरे देश में फ्लोरिश की थी, और उसके कारण थे क्योंकि कोका कोला एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बॉटलर्स अपॉइंट करती है, आप ही के पानी को यूज करके आपको महंगे दाम में पिलाती है, और उसमें आपको उसको ऐसा उद्योग मत मानिए, वो पूरे देश में चल रहा था, कोका कोला भी और पेप्सी भी। और दूसरी बात इन्होंने एक जिक्र किया गुड़गांव का कि देखिए फ्लोरिश किया। आप भी जानते हैं
60 सेक्टर्स तक हमारे कार्यकाल में बने, उसके बाद जितने सेक्टर्स बने हुड्डा साहब के कार्यकाल में बने। और कोई भी सेक्टर ना तो हुड्डा डिपार्टमेंट ने ना HSIDC ने डेवलप किया, पूरा प्राइवेट बिल्डर्स ने किया। और जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, आज गुड़गांव के अंदर बारिश हो जाती है, आप सब जानते हैं, पूरा गुड़गांव चौक हो जाता है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म कर दिया है वहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिक्र किया इन्होंने पर कैपिटा इनकम का। देखिए पहली चीज, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 नहीं था, चौथे नंबर पे था, ठीक है, मानिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा, सुनिए, अरे सुनिए, आप सुन तो लीजिए, बस आप बीच में ना, जब हम आपको आप बोलिएगा। तो फिर दूसरी बात, जब देखिए पर कैपिटा इनकम का जब भी जिक्र आता है, हम हर बार एक बात कहते हैं, पर कैपिटा इनकम का जिक्र करते हुए हमें हर हरियाणा वासी की बात करनी चाहिए। हमें उस हरियाणा वासी की भी बात करनी चाहिए जो ग्रामीण प्रदेश के अंदर है। जब सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े ये बात बोलते हैं कि 74% लोग ग्रामीण अंचल में है, कृषि पे अपने जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, और उनकी इनकम महीने की 5,000 रुपए से भी कम है, तब हमें उस पर कैपिटा इनकम का जिक्र जरूर करना चाहिए। अकेले गुड़गांव की वजह से, ठीक है, एक गुड़गांव एक तरफ और पूरा हरियाणा एक तरफ, हम पूरे हरियाणा की बात करेंगे। हम पर कैपिटा इनकम की बात करके प्रदेश के लोगों की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। हमें यह बताना पड़ेगा कि बाकी प्रदेश के लोग किस तरह से गरीबी में, किसान किस तरह से कमी में। चलिए तक्षक साहब बताएंगे पर कैपिटा इनकम का मामला क्या है, वो चौथा नंबर था या 1 नंबर था? तक्षक साहब एक सवाल और मेरा आपसे, माहौल की बात हमेशा होती है कि कोई भी अगर कंपनी आती है तो वो माहौल देखती है, क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो क्या माहौल हमारा बना नहीं? हमारे पास तो बहुत बढ़िया लोकेशन है कि हम NCR में, हमारा इतना हरियाणा का एरिया आता है, तो फिर कंपनी क्या चाहती है? क्या हमारे पास वो है नहीं? क्या बिजली, पानी या जो वहाँ की लैंड है, क्या वो नहीं है? या सरकार की ओर जो सहूलतें दी जाती हैं उद्योगपतियों को, वो नहीं है? मतलब क्या नहीं है हमारे पास? जो निवेशक वादे तो करता है, MOU साइन तो करता है, लेकिन धरातल पर आता नहीं है। नहीं सौमित्र जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए रंजीता जी हों चाहे प्रवीण अत्रे साहब हों, वो कांग्रेस और इनेलो के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। जाहिर है कि बीजेपी की सरकार की उनको आलोचना करनी चाहिए और कर भी रहे हैं। ऐसे ही चौहान साहब जो है वो पिछली सरकारों को कोस सकते हैं कि उन सरकारों में कुछ नहीं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो उद्योगों की स्थापना है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सरकार चाहे कोई भी हो। मैं आपको बहुत पहले अगर चौधरी बंसीलाल जी के राज की बात करूं तो उन्होंने गुड़गांव में जब मारुति की स्थापना का फैसला किया था तो उसका बहुत विरोध हुआ था। ठीक है, और आज मारुति इतना बड़ा उद्योग गुड़गांव में स्थापित हुआ, हजारों लोगों को नौकरी के अलावा हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो मारुति उद्योग से आ रहा है। ठीक है, और जापानी कंपनियों को आकर्षित करने में न केवल बंसीलाल जी, चौटाला साहब, हुड्डा साहब और अब खट्टर साहब, मैं एक लिस्ट आपको गिनाना चाहता हूं। ठीक है, कि दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुड़गांव को कितना महत्व मिला और विदेशी निवेशकों ने कितनी बड़ी कंपनियां स्थापित की। एक सूची में आपको मारुति, बिल्कुल हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए, होंडा है, एशिन है, योकोहामा है, याकुल्ट है, मुसाशी है, मित्सुई है, असाई है, YKK है, स्टेनले है, डेंसो है, कोया है। ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं और हरियाणा को रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कनाडा, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और चीन, जापान का जो दौरा किया है, देखिए कोशिश तो सबकी ये रहती है कि जितना मैक्सिमम निवेश लाया जा सके और लोगों को रोजगार दिया जा सके, क्योंकि उससे उस सरकार की वाहवाही जुड़ी हुई है। अब जापान जब गए थे तो शिरोकी कंपनी थी जो 150 करोड़ रुपए के निवेश के लिए उसने हामी भरी और MOU साइन हुआ। इसी तरह एक जो दाइवा कंपनी है उसने झज्जर और गुड़गांव में संभावित स्थलों की पहचान की है कि कहाँ वो निवेश कर सकते हैं। इसी तरह हिताची जोशन जो है कचरे से बिजली बनाने का एक प्लांट लगाने की बात थी। ठीक है, अत्रे साहब ने जो बताया कि जो वांडा कंपनी थी चीन की, 10 बिलियन डॉलर का निवेश करना था, वो बता रहे हैं कि वो हरियाणा के बजाय कहीं और चली गई है। पर मुझे ठीक से याद है कि जब मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु उनके साथ जापान के दौरे पे गए थे। ठीक है, इस तरह की खबरें छपी थी कि वांडा ग्रुप जो है हरियाणा में नहीं आ रहा है। तो उनका ये कहना था कि एज उद्योग मंत्री मैं वांडा ग्रुप को हरियाणा से बाहर नहीं जाने दूंगा, उनको जो सुविधाएं चाहिए निवेश के लिए वो सब उपलब्ध कराई जाएंगे। आज मौजूदा स्थिति का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि हम 18,000 करोड़ रुपए के 5 कंपनियों के साथ हमने MOU साइन किया और 100 निवेशकों के प्रतिनिधियों से हमने बातचीत की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें सिरे चढ़े और हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार मिले। चौहान साहब आपके पास आया था। चौहान साहब, निश्चित तौर पर जिस तरीके से तक्षक साहब कह रहे हैं कि हर सरकार में कोशिश की जाती है जितना विदेशी निवेश आए, यहाँ फैक्ट्रियां लगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, निश्चित तौर पर हरियाणा की तरक्की हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सिर्फ वो NCR के लिए कोशिश होती है
एक अगर दूर दराज में कोई है, सिरसा जैसा शहर है, फतेहाबाद जैसा शहर है या यमुनानगर जैसा शहर है, क्या वहां के लोग उम्मीद ना करें? क्या ये सरकार ने जब पिछला जो सम्मेलन करवाया था, समिट करवाया था, उस समय यही कहा गया था कि तकरीबन हर जिले को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो एनसीआर को छोड़कर कहीं और कुछ जाने वाला है, अगर वो आता भी है तो। देखिए सौमित्र जी, इस सरकार का और वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे वो हरियाणा की हो, शहर और गांव का समान विकास हो, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भेदभाव जैसी स्थिति ना पैदा हो, रीजनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो पहले से मान लीजिए एग्जिस्ट करते हैं, वो दूर हों, सिद्धांत रूप में उस दिशा में काम शुरू हुआ है। परंतु मान लीजिए कोई निवेशक चीन से आना है, जापान से आना है, या कहीं से भी कोई यूएस या कैनेडियन कंपनी है, कोई यूरोपियन कंपनी है, ठीक है, तो उसको आप जबरन तो ये नहीं कह सकते कि वो सिरसा में स्थापित करें। ठीक है, स्वदेशी किसी उद्योग को तो हम कुछ और इंसेंटिव दे करके या कुछ नियमों को उसके इस तरह का बना भी सकते हैं कि नहीं वहां पर आप स्थापित करें। कम से कम विदेशी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उसको आप विवश तो नहीं कर सकते। ठीक है, किया जो जा सकता है और जिस दिशा में काम हो रहा है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पे रोड का और कम्युनिकेशन का, बिजली का, वो इतना बढ़िया बन जाए कि इन्वेस्टर को गुरुग्राम जैसा लगता है ठीक वैसा ही करनाल लगना शुरू हो जाए, ठीक वैसा ही हिसार या सिरसा भी लगना शुरू हो जाए। तो उस दिशा में गंभीरता से इस सरकार ने प्रयास किया है। आप प्रतिपक्षी कुछ भी कहें, उनका अधिकार है, उनके डेमोक्रेटिक राइट को मैं चैलेंज नहीं करता, परंतु आम हरियाणवी इस बात का साक्षी है, आपके दर्शक इस बात के साक्षी हैं कि हरियाणा में बहुत तेज गति से नेशनल हाईवेज के बनने का, वाइडनिंग का, 4 लेनिंग का, 6 लेनिंग का काम वो चल रहा है। अब जब सड़कें बेहतर होंगी तो सिरसा की अप्रोच, सिरसा की एक्सेस उतनी ही अनुकूल हो जाएगी जितनी कि आप कहिए जींद की हो या गुरुग्राम की हो। तो स्वाभाविक रूप से सिरसा भी एक डेस्टिनेशन हो सकता है, जींद भी एक डेस्टिनेशन हो सकता है, और देखते देखते वो कैथल भी एक डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है। आवश्यकता इसी अप्रोच पर और तेज गति से काम करने की है, हम उस दिशा में लगे हुए हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ एक अनुरोध है विपक्षियों से कि चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू करें। जो नहीं हुआ है आप उसको देखिए, आप उसको पॉइंट आउट करिए, हम आपसे भी सीखेंगे, ठीक है, आपसे भी जान लेंगे, हम छोटे मन के नहीं हैं। परंतु जो हो रहा है, ठीक है, खुदा को हाजिर नाजिर मान करके जो घटित हो रहा है, जो हो गया है, उसको तो स्वीकार करना शुरू करिए। ये तो मत कहिए कि एक भी ईंट नहीं लगी, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इस बात से इनकार अगर कोई प्रतिपक्ष का मित्र करता है तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति की बू आती है। अत्रे साहब कह रहे थे कि हमको मौज मस्ती की बू आती है। मेरा ये कहना है बू उनको आती है मौज मस्ती की जिनका अपना अतीत, जिनका अपना कामकाज करने का तरीका इस तरह का रहा हो, जिनके मन में कहीं बेईमाना हो, मन में कहीं खोट हो, उनको हर कोई अपने जैसा दिखाई देता है। जहां तक एटमॉस्फेयर की बात है, माहौल की बात है, मुझे अच्छे से याद है, हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं, करनाल के लोग भूले नहीं हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के समय में उद्योगपति, व्यापारी वो कितनी दहशत में रहता था। ठीक है, चलिए, लिबर्टी एक उसका साक्षी है कि लिबर्टी वालों के घर के आगे। ठीक है, चलिए, टाइम कम है क्योंकि सभी के पास एक बार जाना है। अत्रे साहब, आपको नहीं लगता कि हम आगे आगे तो बढ़ रहे हैं, मतलब 5-6 हम देशों की सैर कर ली, हमने यहाँ पे सबमिट करवा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक देश में जाकर अगर 20,000 करोड़ रुपए का कुछ निवेश का करार हुआ है तो उसी पे स्ट्रांग तरीके से उसी पे काम करने की जरूरत है। अगले 6 महीने उसी पे लगाइए कि वो निवेश हमारे पास पहले आए, उसके बाद हम किसी और देश में जाएं या कुछ और देखें। आपको लगता है कि सभी सरकारों ने कुल मिलाकर ऐसा ही किया है कि आगे आगे तो हम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे वाले हम भूलते जा रहे हैं? देखिए सर्वमित्र जी, पहली बात तो सभी सरकारों ने, मैं इस बात को कतई नहीं मानता क्योंकि मैंने आपको आंकड़े और डाटा दे के बताया है कि किस तरह से हमारी सरकार के कार्यकाल में निवेश आया और कॉन्क्रीट आया, और वो आपके सामने मौजूद है इंडस्ट्रीज यहाँ। ठीक है, अभी चौहान साहब ने एक बात कही थी कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है, प्रतिपक्षियों को ये बात मानना चाहिए। मैं इस बात को यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो प्रदेश में हो रहा है मैं उसको मानता भी हूँ और बड़ा दुखी भी हूँ। हमारा प्रदेश बलात्कारियों का प्रदेश बन चुका है, देश में नंबर 1 है, मैं बड़ा दुखी हूं और प्रदेश में हो रहा है। युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, मैं परेशान और दुखी भी हूं और ये हो रहा है, मैं इसको मानता हूं। आज प्रदेश का हर वर्ग, किसान, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं,
ये किसान लुट रहा है, ये प्रदेश में हो रहा है और मुझे दुख है और मैं इसको मानता भी। ठीक है। ऐसी कोई गतिविधि जो सरकार ने पॉजिटिव की हो मुझे अभी तक नजर नहीं आई है। हाँ, हाईवेज का इन्होंने जिक्र किया, मैं यहाँ पे उसका केएमपी की बात इन्होंने बार बार की। देखिए, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे जो है हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान इसका प्रपोजल बना था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसका इनॉग्रेशन का पत्र भी रखा था। हालांकि बाद में राजनीति श्रेय देने के लिए 3 बार उसका इनॉग्रेशन किया गया। उसमें क्या हुआ, 1300 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था, इन महानुभावों की वजह से वो प्रदेश का 4000 करोड़ रुपए की कॉस्ट पड़ी उस प्रदेश को। लोगों की जेब से 4000 करोड़ रुपया गया, जबकि उसका प्रपोजल 1300 करोड़ रुपए का था। कारण पहले हुड्डा साहब ने उस प्रोजेक्ट को लटकाया बीच में, जिस तरह से आपको पता है, क्योंकि जो गुड़गांव वाला टोल था, बीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी कंपनी का नाम था, उसमें निजी हितों की वजह से, और बाद में इन महानुभावों ने उस प्रोजेक्ट को 2700 करोड़ का एक टेंडर, 1300 करोड़ का एक टेंडर, मतलब किस तरह से प्रदेश की जनता को लूटा है, ये हो रहा है और इसकी वजह से मैं ठीक है। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ हैं। रंजीता मेहता जी, आप थोड़ा सब्र कीजिए। जिस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतना हम निवेश के हम वादे दावे करके आए हैं, एमओयू साइन करके आए हैं, थोड़ा समय तो दीजिए ना, सब कुछ हो जाएगा। मैं यही तो बता रही हूँ जी, 3 साल पूरे होने को हो गए हैं और कितना समय चाहिए, और ऐसे ही अगले 2 साल में निकल जाएंगे। आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं हूँ। अभी पीछे 2016 के अंदर मोदी जी ने बहुत बड़ा उद्घाटन किया था स्टार्टअप का, कि 64 स्टार्टअप एक जगह बैठकर काम कर पाएंगे और 20,000 करोड़ का निवेश होगा। मैं यही तो कह रही हूँ कि ये फोटोएं खिंचवाते हैं, फीते काटते हैं, अनाउंसमेंट्स करते हैं, पर वो धरातल पे चीजें दिखती क्यों नहीं। आज अगर ये सड़कें बना रहे हैं तो आज पंचकूला जैसे शहर के अंदर गड्ढे ज्यादा है और सड़कें कम है, वो दिखती क्यों नहीं। अगर आप हाईवे चौड़े कर रहे हैं, वो अब हुए हैं कि वो पहले की ही हैं, वो आप सबको दिखते क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है, चाहे वो हर वर्ग, जैसे अभी अत्रे जी ने बताया कि आज ये बलात्कारियों का हरियाणा प्रदेश बन के रह गया है। हर हफ्ते हम 2 या 3 बार इसी टॉपिक पे डिबेट पे बैठते हैं। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे खुद की जो इतने बड़ा इंस्टीट्यूट है IIM, उसके अंदर लड़के एडमिशन लेने नहीं जा रहे। विपक्ष के हिसाब से माहौल ठीक नहीं है। किस तरीके का माहौल है? आखिरी सवाल आपसे कि जैसे हिमाचल का एक बड़ी क्षेत्र है कि वहां पर कुछ सहूलतें सरकार देती है उद्योगपतियों को, और उद्योगपति भी वहां एक पहाड़ी जैसे क्षेत्र में जाकर अपना उद्योग स्थापित करते हैं बड़ी दूर का। हरियाणा में कोई ऐसा जोन नहीं है, या किसी सरकार ने कोशिश की है कोई ऐसा जोन बनाया जाए ताकि उद्योगपति आए, उनको क्योंकि सहूलतें इतनी मिलेंगी, अपने उद्योग स्थापित करें वो? देखिए शर्मित्रा जी, जो केंद्र सरकार ने जो पहाड़ी राज्यों के लिए जो पैकेज घोषित किया था ना, निश्चित तौर पे उससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को तो फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन पंजाब और हरियाणा को उसका नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि वहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, टैक्स में छूट दी गई थी और कई साल के लिए वो छूट थी, और इसलिए वहाँ ये था कि पहाड़ी राज्यों में भी इंडस्ट्री जो है स्थापित और लोगों को रोजगार मिल सके। मैं अब वापस हरियाणा पे लौटना चाहूंगा। जब जाट आरक्षण के आंदोलन में हरियाणा बुरी तरह से जल रहा था, उसके कुछ दिन बाद हैपनिंग हरियाणा का प्रोग्राम गुड़गांव में सरकार ने रखा था। 1 लाख करोड़ रुपए के शायद मतलब निवेश के प्रयास इरादा था, और 1000 पूंजी निवेशकों को उन्होंने उसमें आमंत्रित किया हुआ था। जो हालात थे उसमें ऐसा लगता था कि शायद हैपनिंग हरियाणा का प्रोग्राम जो है रद्द करना पड़ेगा, ऐसे माहौल में निवेशक शायद ना आए। लेकिन ये सरकार की मतलब मैं कामयाबी कहूंगा कि उन्होंने बजाय उसको रद्द करने के लिए गुड़गांव में वो प्रोजेक्ट रखा, और 1 लाख करोड़ के निवेश के साथ 4 लाख लोगों को रोजगार देने का उनका एक इरादा था। ठीक है। अब उसमें कितना पूंजी निवेश आया है, कितना नहीं आया है, कितना पाइपलाइन में, ये तो सरकार के समय हो गया। चौहान साहब माफी मांगूंगा, एक बात याद आ गई, इसी तरह का समिट जो है गुजरात सरकार ने करवाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के बारे में बताने लगा। मैंने मीडिया में खबर पढ़ी, उसमें क्या था कि स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देके सूट बूट पहना के वहां बिठाया गया कि हाउ टू बिहेव लाइक ए सीईओ ऑफ अ कंपनी, और वो लगा कि वो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ यहाँ पे आए हैं। ये एक समाचार पत्र की खबर है, मेरे फोन में ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, ये खबर है मेरे फोन में है, मतलब ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चीफ मिनिस्टर साहब बोले हैं कि 5 MOU साइन हुए हैं सिंगापुर, हांगकांग में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ऐसा पहला भी कई बार सरकार कह चुकी है। हरियाणा के निवासी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कब वो हमारा निवेश यहां पर आएगा, वो फैक्ट्रियां लगेंगी, वो और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ताकि उनको रोजगार मिल सके, निश्चित तौर पर हरियाणा की तरक्की हो सके। हर सरकार ने कोशिश की है और उम्मीद भी यही की जाती है कि जो भी कोशिश की जाए वो सिरे चढ़ जाए। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।